आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर विशेष परिचर्चा। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद और उनसे बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती। पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है वक्फ संशोधन विधेयक, जिसको लेकर के पूरे देश में एक राजनीतिक तूफान सा मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष में बड़ी तरह की बयानबाजी आ रही है। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं खास मेहमान जिनको हमने बुलाया है, वो श्री फैजान अहमद साहब, वरिष्ठ पत्रकार, कई अखबारों का सफर किया है, एक बड़े जाने माने शख्सियत हैं। हम इनसे चर्चा करें वक्त संशोधन विधेयक। बहुत स्वागत है फैजान साहब आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। अब ये बताएं कि अभी जो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में जो सुधार के संशोधन प्रस्ताव दिए गए हैं, उस तरह से इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं लोग। आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, वक्फ का जो ये कानून है वो बहुत पुराना है जी और इसमें पहले भी संशोधन हुए हैं जी। जो आखिरी संशोधन हुआ था वो 2013 में हुआ था। हालांकि उस समय जो भी संशोधन हुए उसकी कोई बहुत चर्चा नहीं हुई, ना कोई इस पर हंगामा हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ जी। लेकिन जो भी हो रहा है वो 2025 के संशोधन में हो रहा है। और ये जैसे ही ये संशोधन की बात आई थी तो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इसमें संशोधन करना है, तो जो दूसरी पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत की थी। उसके नतीजे में ये हुआ कि मामला ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया। ये कमेटी हर राज्य में गई, वहाँ के वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों से बातचीत की, वहाँ के जो मुस्लिम इदारे थे या दूसरे संगठन थे या और भी जो स्टेक होल्डर थे, सबसे इन लोगों ने बातचीत की और उनकी राय ली गई और उसके बाद ये एक रिपोर्ट बना करके सरकार को सौंपा गया और उसके बाद सलाह जिसको कहा जाए वो दी गई, वो उसमें उसको रखा गया और उसके बाद ये पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट आई। अच्छा, केंद्र सरकार ने कहा है कि इस संशोधन विधेयक के माध्यम से वक्फ को समावेशी बनाने का प्रयास किया गया, तो वास्तव में ऐसा लग रहा है क्या? आपकी राय क्या है? कुछ बातें ऐसी थी पहले के कानून में जो या तो उनको अमल में लाया नहीं गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, या कहीं कोई कमजोरी रही या उसको कानून नहीं बनाया गया। अब जैसे महिलाओं की सम्मिलित, इसमें महिलाओं को जो शामिल करने की बात हुई है, तो आप वक्फ बोर्ड जो राज्य सरकार बनाती है वक्फ बोर्ड, उसमें कहीं भी महिला नहीं है, तो यानी महिला का प्रतिनिधित्व उसमें वक्फ बोर्ड में नहीं हो रहा था। अब जो संशोधन आया है तो उसमें कहा गया है कि इसमें महिलाओं को शामिल किया जाएगा जी। अच्छा, ये विधेयक देखिए, इसमें है क्या कि फोकस किस पर रहता है जी जी, यानी कि जो वक्फ की जो जायदादें हैं, वक्फ की जो संपत्तियां हैं, उससे जो आमदनी हो रही है, जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, उससे किसको फायदा होना चाहिए? तो फायदा होना चाहिए विधवाओं को, जी 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 जी, तलाकशुदा महिलाओं को, अनाथों को, यतीम बच्चों को और गरीब गुरबा जो मुसलमान में गरीब हैं उनको होना चाहिए। लेकिन शायद इसमें कहीं कोई कमजोरी रह गई हो या इस तरह का काम नहीं हो रहा था। तो अब ये विधेयक विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए वित्तीय सहायता को शामिल करने के लिए इसके दायरे को विस्तार करता है। जी जी जी, इसमें प्रावधान किया गया है कि वक्फ आय का उपयोग अब इन कमजोर समूहों के रखरखाव और कल्याण के लिए किया जा सकता है, जिससे इन जरूरतमंदों के लिए आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित होगी। ये प्रावधान महिलाओं के साथ न्याय, यानी जिसको कहते हैं जेंडर जस्टिस के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए इस्लामी कल्याण सिद्धांतों के अनुरूप है। जी जी, हम इस पर थोड़ा सा आपकी राय विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में जो महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया गया है, जो बात कही गई है और जिस तरह से प्रस्ताव आए, संशोधन लाए गए, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? इस पर आपने चर्चा की थी, हम उसको और इलेबोरेट नहीं, देखिए, ये जो संशोधन जो लाया गया है उसमें इस पर ज्यादा बल भी दिया गया है जी। अब ये जो विधेयक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव में से एक है पारिवारिक वक्फ, जिसको कहा जाता है वक्फ अलल औलाद। इसके अंतर्गत महिलाओं के विरासत के अधिकारों की सुरक्षा है।
जी। देखिए है क्या कि विधेयक में अधिदेशित किया गया है कि वक्फ को संपत्ति सभी समर्पित की जा सकती है जब यह सुनिश्चित हो जाए कि महिला उत्तराधिकारियों को उनके उचित उत्तराधिकार का हिस्सा मिल चुका है। जी। ये बहुत बड़ा झगड़ा कभी कभी हो जाता है कि महिला को, माने हम मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, महिला को शायद उनका अधिकार नहीं मिलता है या उनके अधिकार से उनको वंचित रखा जाता है। तो इस विधेयक में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि उनके जो अधिकार हैं, महिलाओं के विरासत के जो अधिकार हैं या उनको जो है प्रॉपर्टी में जो हिस्सेदारी के अधिकार हैं, उस पर जो है इसको सुनिश्चित किया जाए। अच्छा, दूसरा ये इसके साथ साथ ये भी जुड़ा सवाल है कि जो ऐतिहासिक क्षण एक वक्त संशोधन विधेयक के पारित होने के साथ साथ आया है, वो किन मिशनों में ये ऐतिहासिक है और ये विधेयक को लेकर के जो पूरा नैरेटिव खड़ा किया गया, उससे आपको लगता है कि पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ सरकार ने इसमें कदम बढ़ाया है और इसकी जटिलताएं जो खास करके हैं उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, वक्फ तो बहुत पुरानी चीज है जी। अगर हम हिस्टोरिकली भी इसको देखें तो वक्फ की शुरुआत जो हमारे आखिरी प्रॉफिट हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने खुद वक्फ किया था कुछ बाग को, जो डेट्स यानी खजूर के बाग, उन्होंने खजूर के बाग को वक्फ किया था ताकि उनकी उससे जो आमदनी होगी वो गरीब महिलाओं और अनाथ बच्चों और उनके लिए होगी। तो ये देखिए है तो बहुत पुरानी चीज है। अब ठीक है, इसको कानून बना करके इसको आगे बढ़ाने के लिए या इसको सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए। देखिए है तो ये मुसलमानों के लिए, मुसलमानों में भी गरीब मुसलमानों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, विधवाओं की भलाई के लिए, लेकिन वक्फ की जायदाद ऐसा देखने में आया है और ऐसा इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि ये दूसरे कामों में ज़्यादा इस्तेमाल होती रही है, जिसको आप कहें कि गलत काम भी हो सकते हैं, सही काम भी हो सकते हैं। लेकिन और एक और भी बहुत ही हिस्टोरिकल बात है, जिसको तारीखी बात हम कह सकते हैं, कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा वक्फ की संपत्ति अगर कहीं है पूरी दुनिया में जी, तो भारत में है बिल्कुल। और लेकिन उसके दूसरी तरफ उसका दूसरा भी एंगल देखिए। हाँ, भारत के मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब हैं, सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति भी है, उसके पास सबसे ज्यादा मतलब अधिकार भी हैं और सब कुछ है, लेकिन लगभग 9 लाख वक्फ संपत्तियां हैं जिनसे हजारों करोड़ की आमदनी होनी चाहिए थी। लेकिन हो क्या रहा है, यह आमदनी सिर्फ कुछ 100 करोड़ में है, यानी 1000 करोड़ नहीं, कुछ 100 करोड़ में है। सच्चर कमीशन ने भी इस बात को अपने उसमें रिपोर्ट में लिखा था जी, तकरीबन 15-20 साल पहले की बात है। सच्चर कमीशन ने लिखा था कि इससे 20,000 करोड़ की आमदनी होनी चाहिए, लेकिन हो कितनी रही है, 1200-1300 करोड़ की आमदनी हो रही है। तो ये अगर इसमें मिसमैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, या टोटल इसके रख रखाव में अगर कहीं कुछ गलती हो रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से वही जिसके ऊपर ये अधिकार दिया हुआ है। और अधिकार किसको दिया हुआ है? वही वक्फ बोर्ड जो बनाए गए हैं उनके जो, क्योंकि देखिए वक्फ बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि उसके रखरखाव वो सही ढंग से देखे और उसकी आमदनी से जो कुछ भी आ रहा है, जनरेट हो रहा है इनकम, उसको वो सही कामों में लगाए। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सका, तो इसीलिए शायद सरकार ने इस तरह का ये एक बिल लाने की कोशिश की है। अच्छा, ये तो आपने सही कहा कि सरकार ने जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, और मनमानापन से बंदर बांट के तरीके से अपना करके इसका लोग बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन सब पर नियंत्रण के लिए और जो अधिकार है वक्फ बोर्ड के, उसको निरूपण के लिए, सही तरह से उसके प्राविधान को लागू करने के लिए और लोगों को जो वंचित जिनको हक मिलना चाहिए उनको दिलाने के लिए ये पहल की गई है, आप ये मान रहे हैं। अब ये चर्चा का सबसे अहम पहलू है कि पसमानदा समाज, आपने भी ये चर्चा की कि जो मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब हिंदुस्तान में, तो पसमानदा है, वंचित है, और कई बिरादरियां हैं, वो सब आप जानते हैं बेहतर। तो उन वंचित तबके को और पसमानदा समाज को उनका हक, उनके कल्याण की बातें करने के साथ इस कानून में संशोधन किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि ये वाजिब है, और जो अब तक होता रहा है क्या उसमें वो नजरअंदाज किया जाता उनके हितों को, अब ये पहल सही की गई है? देखिए, ये सच्चाई है कि जो पसमानदा, जिनको आप कह रहे हैं पसमानदा मुसलमान या बैकवर्ड मुसलमान, देखिए
मुसलमानों में ठीक है, जाति का वो नहीं कंसेप्ट नहीं रहा, लेकिन हम भारत में रहने वाले हैं, मुसलमान हैं, तो हमारे यहाँ भी जाति है, तो वो उस पसमानदा मुसलमान उसी कंटेक्स्ट में आते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि पसमानदा मुसलमान को शायद उतनी मदद और उतनी राहत नहीं मिलती रही है वक्फ के कमाई से या उससे, जितना कि उससे उनका भला होता रहे। सच्चाई ये है कि अगर उन्हें इससे वंचित रखा गया तो सरकार ने, ठीक है, ये एक अच्छा फैसला किया कि सरकार ने इस विधेयक में पसमानदा पर भी फोकस किया है। जैसे उन्होंने महिलाओं को फोकस किया है, उसी तरह से पसमानदा, मुस्लिम के पसमानदा, उस पर भी उन्होंने फोकस किया है कि भाई उनको भी मिलना चाहिए। और ये सच भी है, क्योंकि देखिए पसमानदा की आबादी मुसलमानों में अगर जो देखी जाए तो लगभग 70% हो जाती है। सिर्फ पसमानदा की आबादी 70% है। तो अगर 70% आबादी मुसलमान की जो एकदम गरीब है और वो गरीब लगातार बनी हुई है, गरीबी रेखा के नीचे है, तो मुझे लगता है कि उसको ऊपर उठाने के लिए वक्फ बोर्ड को तो आगे आना चाहिए। बिल्कुल, वक्फ बोर्ड को आना चाहिए और ये पहल सही की गई है। दूसरा एक सबसे और बड़ा पहलू है कि जो विरोध करने वाले हैं अभी संशोधन को, प्रस्तावों को लेकर के जो संसद में पास हो चुका है, तो वो इसको धार्मिक मसला बता रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि सरकार को हक नहीं है कि वो धार्मिक मसले को छेड़छाड़ करे। तो धर्म की आड़ में ये जो तर्क दिए खड़े किए जा रहे हैं और जिस तरह से विरोध के स्वर उभारे जा रहे हैं, आपको कितना लगता है ये इसमें कितना दम है और ये बात कितनी वाजिब है जो कही जा रही है? देखिए, किसी हद तक तो इसको कह सकते हैं कि धार्मिक मामला है, क्योंकि जो वक्फ किया जाता है, जो भी प्रॉपर्टी वक्फ की जाती है, चाहे वो खेती की ज़मीन हो या कोई मकान हो या घर हो या जो भी प्रॉपर्टी हो, जो भी संपत्ति हो, जो वक्फ करता है जो आदमी, उसको वाकिफ कहते हैं। हाँ, जो आदमी जिसको वक्फ करता है जी। और वक्फ किसके नाम पर किया जाता है? वक्फ किसी आदमी के नाम पर नहीं किया जा सकता है, परिवार के किसी सदस्य के नाम पर नहीं किया जा सकता। वक्फ अल्लाह के नाम पर होता है, ईश्वर के नाम पे, ईश्वर के नाम पर होता है, अल्लाह के नाम पर वक्फ होता है, क्योंकि मुसलमान ही वक्फ कर सकता है, तो वो अल्लाह के नाम पर ही वक्फ करेगा। और वो संपत्ति जो अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी गई, वो किसी और काम में नहीं लाई जा सकती है। पर्पस यही होता था कि जो अल्लाह के नाम पर जो प्रॉपर्टी वक्फ की गई है, उसका फायदा गरीबों को मिले। उसका फायदा गरीबों को। आपने एक और भी बात अभी कही कि ये जो विरोध हो रहा है, मुझे अभी लगता है कि देखिए जो विरोध, अब आगे इसकी क्या शक्ल होगी, लेकिन अभी जो विरोध हो रहा है वो राजनीतिक स्तर पे हो रहा है ज्यादा विरोध, जो भी है पॉलिटिकली। हाँ। या अगर कहीं किसी का कुछ इंटरेस्ट हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर हम इसके नज़रिए से देखें कि भाई इसमें वक्फ के कामों में कैसे सुधार किया जा सकता है, अगर कहीं करप्शन हो रहा है, कहीं लूट खसोट हो रही है, वक्फ की जायदादों को बेचा जा रहा है या कहीं गिरवी रखा जा रहा है या केस मुकदमा हो रहा है, इसको कैसे हल किया जाए। ये सब जो मसाइल हैं, ये जो इशू हैं, इनको हल करने के लिए अगर कानून में सख्ती लाई जाए तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम होगा। बिल्कुल अच्छा कदम होगा। तो निश्चित रूप से अभी जो विरोध हो रहा है वो सिर्फ राजनीतिक है, जैसा आप कह रहे हैं। आपको आने वाले दौर में लगता क्या है कि ये तो जो सरकार जिस तरह से दावा कर रही है, क्या वो वंचित लोगों को, जो भी समाज के वंचित लोग हैं, जो वर्ग है, उनको भागीदारी दिलाने के बाद ये बिल्कुल सामयिक और लोगों के समावेशी रूप में सामने आएगा ये कानून? और जिस तरह से जो मकसद रखा गया था वक्फ बोर्ड का, वो अपने जैसा अभी तक चिन्हित होकर के आया है कि वो डिरेल होकर चल रहा था, मकसद पूरा नहीं कर पा रहा था। तो क्या वो नए कानून के आ जाने के बाद फिर वो कामयाब हो पाएगा? और जो देखिए, मुस्लिम समाज में जो पसमानदा, गरीब और महिलाओं की जो बात आ रही है, जिस पर विधेयक ने फोकस किया है, मुझे लगता है कि अगर ये कानून बनने के बाद अगर इसको सख्ती से अमल किया जाए, ईमानदारी से अमल किया जाए और ये सोच कर अमल किया जाए
कि इसको लागू करने से हमको इस समाज के इस तबके को फ़ायदा पहुंचाना है, उनको राहत देनी है, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। तो जो 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 इल्ज़ाम आमतौर पर लगाया जा रहा है और उसमें कोई गलत इल्ज़ाम नहीं है कि भाई संपत्तियां चोरी हो रही हैं या उनकी आमदनी बहुत कम हो रही है या उसको गलत मनमाने तरीके से बेजा इस्तेमाल हो रहा है या बेजा इस्तेमाल हो रहा है या बेच दिया गया है, ये भी हुआ है, वो जगह बेच भी दिया गया है। तो बेच दिया गया, वहाँ जहाँ जहाँ बेचा गया वहाँ बड़े बड़े मॉल खड़े हैं, वहाँ होटल खड़े हैं, वहाँ मार्केट खड़े हैं, वहाँ बड़े अपार्टमेंट बन गए हैं, ये भी हुआ है। तो ये सब पर रोक लगाने के लिए तो कानून ज़रूरी है, क्योंकि ये रोक बहरहाल वक्फ बोर्ड लगाने में नाकाम रहा है अभी तक, तो उसमें थोड़ा सा और वक्फ बोर्ड को पावर भी मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो पावर मिलना चाहिए वो इस संशोधन के बाद एम्पावर्ड हो पाएगा वक्फ बोर्ड नए सिरे से? क्या उसको ताकत मिलेगी? अब नई ऊर्जा से लवरेज होगा वो? देखिए, जो संशोधन लाए गए हैं अगर उनको वो कानून में आते हैं और लगाए जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो मिलना चाहिए। देखिए, अब इसमें एक और जो बाधा एक आ रही है वो एक ये है कि जैसे पुरानी संपत्तियां हैं, वो संपत्तियां मस्जिद भी हो सकती हैं, मदरसा भी हो सकती हैं, कब्रिस्तान भी हो सकती हैं, बहुत पुरानी है, कोई 200 साल 300 साल 400 साल पुरानी है, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, किसने वक्फ किया वो कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब इसमें ये दिक्कत थोड़ी आएगी कि इसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए और या इसको कैसे इसका रजिस्ट्रेशन किया जाए। तो अब इसमें शायद कानून में अगर कुछ इस तरह की बात शामिल की जाए कि कैसे इन लोगों को भी पुराने जो डॉक्यूमेंट्स, जो पुरानी जो हैं संपत्तियां, उनका कैसे रिकॉर्ड बनाया जाए। तो ये जो विरोध हो रहा है, आखिर इस विरोध के बाद जो सरकार चाहती है वो अपने कानून बनने के बाद लागू कराएगी और उसका असर फिर क्या होगा? फैजान साहब, आप बताइए, इसमें क्या देख रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी जो मुझे लग रहा है वो ये है कि जो विरोध हो रहा है वो राजनीतिक कारणों से शायद हो रहा है लेकिन आप ये पूछ रहे हैं कि इसका आगे इसका क्या असर होगा या इसका क्या प्रभाव होगा। जब भी कोई नई बात होती है, जब भी कोई नया कानून बनता है या जब भी कोई नई शुरुआत कहीं होती है तो विरोध वैसे भी उसका होता ही है। ये अलग बात है कि वो फिर आगे जाकर के उसका क्या असर होता है, उसका क्या नतीजा निकलता है, तो उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आदमी उसके बारे में कोई एक राय बना सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं फैजान साहब। इसके पहले भी जब सरकार ने सीए कानून बनाया और फिर जैसे 3 तलाक के सवाल पर भी बहुत ज्यादा भ्रम फैलाया गया, आज की तारीख जो है उसमें उस भ्रम का वजूद नहीं दिख रहा है और न जिस तरह से आशंका जताई जा रही थी, लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा था, वो कहीं खड़ा हुआ दिख रहा है। क्या लगता है? देखिए, समय समय की बात है। ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि चाहे 3 तलाक की बात रही हो या सीएए की बात रही हो, उसके जब लाया गया था, वो कानून बना था, उस समय भी तरह तरह की भ्रांतियां पैदा हुई थी। लेकिन ये देखिए, अब जब पास हो गया और वो जब इम्प्लीमेंट भी हो गया तो उसके बाद फिर उसका क्या नतीजा हुआ? कहीं किसी की नागरिकता तो नहीं छीन गई। इसी तरह से मुझे लगता है कि ये वक्फ संशोधन कानून अगर इम्प्लीमेंट होता है और उसके अच्छे नतीजे निकलते हैं, उससे रेवेन्यू जनरेशन में फायदा बढ़ोतरी होती है या उससे जो करप्शन जो हो रहा था वो रुक जाता है या जिस तरह से उसका मिसयूज हो रहा था, गलत इस्तेमाल हो रहा था वक्फ की संपत्तियों का, उस पर रोक लग जाती है, तो इसके भी अच्छे नतीजे बरामद होंगे। आपने सही कहा कि इसके भी अच्छे नतीजे बरामद होंगे। और एक आखिरी सवाल और है कि जो आशंका है और सरकार का जो मोटिव है, सरकार जो उद्देश्य लेकर के सामने आई है, वंचित जो इस मुस्लिम समाज के लोग हैं जो रह गए हैं, जो लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, उनको लाभ दिलाना। सही कह रहे हैं आप। देखिए, कोई भी चीज के बारे में कोई फैसला उस वक्त तक नहीं लिया जा सकता है कि जब तक वो चीज को हम देख नहीं लें, उसको अपने ऊपर अमल अगर उस पर हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसको देख नहीं लेते हैं, तब तक उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल होता है। पहले तो बहुत कुछ बातें कही जा सकती हैं, ये भी कहा जा सकता है कि भाई इससे बहुत नुकसान होगा, ये भी कोई कह सकता है कि इससे बहुत फायदा होगा, लेकिन क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये वो अब जब अमल में आएगा, जब कानून बनेगा,
तब होगा। मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य से ये कानून बनाया गया है या जिन बातों का ज्यादा उसमें वो किया, जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि चाहे गरीब महिलाएं हों, तलाकशुदा महिलाएं हों, अनाथ बच्चे हों, उनकी बहबूद, उनकी फलाह के लिए, उनके कल्याण के लिए अगर इसमें स्कीमें आती हैं और उससे उनको फायदा होता है तो ये कानून की कामयाबी होगी। बिल्कुल, ये कानून की कामयाबी होगी और सरकार का उद्देश्य वही है। वक्फ बोर्ड में संशोधन के जरिए जो लाभ नहीं मिल पाया है जिस वर्ग को, वो लाभ उसको दिलवाए। जो मुस्लिम समाज के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हो सकती हैं वक्फ की संपत्ति से, वो कल्याणकारी योजनाएं भी लागू हों। बहुत बहुत धन्यवाद फैजान अहमद साहब, आपने बहुत सारी अच्छी खासी जानकारी दी। फैजान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? शुक्रिया आपका। और मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि जो कुछ भी सच्चाई हो उसको उसी ढंग से देखा जाए, सिर्फ गलत बातों पर या सिर्फ अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। तो ये विशेष चर्चा में हमारा विषय जो अभी पूरे देश में बवाल का विषय बना हुआ है, वक्फ संशोधन विधेयक। फैजान अहमद साहब से जानकारी मिल रही थी कि क्या संशोधन को लेकर के जितना बवंडर खड़ा किया गया है वो वाकई सच है, और सरकार जो चाहती है, अमल में लाना चाहती है, उसके क्या दूर तक पैगाम निकल कर आएंगे और क्या संदेश जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर विशेष परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद और वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना केंद्र के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।